ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। तो सभी को नमस्ते। और आज हमारा जो नाड़ी परीक्षा का जो सेकंड राउंड या जो सेकंड लेवल का सेशन है उसका आज कंप्लीटिंग डे है। और आज के सेशन में मैं शुरुआत करना चाहूँगी कुछ घटनाओं के साथ जो मेरे टीचर के साथ हुआ विद माई एक्सपीरियंस विद हिम। वैद्य जो वर्ड है उसका जो रूट वर्ड है वो विद धातु से आता है ना, जिसका मतलब है जिसको ज्ञान है। ठीक है, तो जो मेरे टीचर है उनमें मैंने कुछ मेरे जो उनके साथ इंसिडेंट्स हुए या जो मेरी ऑब्जर्वेशंस हुए उनके साथ, उससे सतर्कता क्या चीज होती है वो मेरे ऑब्जर्वेशन में बहुत अच्छे से आया। तो जैसे इसमें जो ऑब्जर्वेशंस मेरी कुछ रही वो शेयर करना चाहूंगी कि जब वो किसी पेशेंट को मिलते थे, है ना, तो पेशेंट को मिलने के बाद बहुत स्पष्टता के साथ शुरुआत इसी से होती थी कि बताइए आप किस पर्पस के लिए आए हैं और तुरंत बताइए क्या परेशानी है। तो मैं जब उनके पास थी तो उस समय उनकी आयु 90 इयर्स की थी, तो वो थोड़ा ऊंचा सुनते थे। उनके साथ कोई ना कोई रहता था जो उनको पूरा समझ के बताए। तो उसमें खैर उनकी बेटी जो वैद्य है खुद वैद्य शारदा शर्मा, वो तो रहती थी, या कभी जैसे मैंने आपको बताया साधन जी करके एक वहां रहते थे जिन्होंने 25 साल उनके साथ लगाया। तो वो उनके पास बैठते थे और पूरा ठीक से समझ के बाबा जी को पूरा कन्वे करते थे। और वो लगातार पूछते रहते थे क्या बताया उन्होंने, क्या बताया। तो जो सतर्कता होती है कि हम ठीक से इंफॉर्मेशन गैदर करें पेशेंट से, वो मतलब हमारी तरफ से कुछ भी अजम्पशन नहीं होना चाहिए। एवरीथिंग हैज टू बी क्लियरली अंडरस्टूड, द इंफॉर्मेशन हैज टू बी क्लियरली गैदर्ड फ्रॉम द पेशेंट। ये उनकी पहली लेवल ऑफ सतर्कता मैंने देखी। तो उससे ये एंश्योर होता था हमेशा कि जब मैं उनके पास बैठना शुरू की और मैं जब पेशेंट से इंफॉर्मेशन गैदर करती थी तो उनका ये जो वो रहता था, हाँ क्या बोला उसने, बताओ तुरंत क्या हुआ, क्या क्या समझा। तो जो भी इंफॉर्मेशन गैदरिंग है वो विदाउट अजम्पशन विद करेक्ट परसेप्शन हमें गैदर करनी है। जो सेकेंड लेवल है वो है कि आफ्टर सीइंग द नाड़ी, और नाड़ी देखने के बाद पूरी औषधि लिखवाने के बाद वो तुरंत पेशेंट को ये भी कन्वे करते थे कि ये किस तरह की बीमारी है, इसमें कितना समय लग सकता है, और फिर साथ में जो भी उसका शुल्क है, जो भी उसका खर्चा है, वो तुरंत कन्वे करके उसको बोलते थे कि टेक योर टाइम टू डिसाइड कि आप ये ट्रीटमेंट हमसे ले सकते हैं कि नहीं। तो वेरी क्लियर है ना। तो एक स्पष्टता जो एक वैद्य के पास होनी चाहिए और एक सतर्कता फिजिकल लेवल पे, एटलीस्ट इन द कम्युनिकेशन दैट वी आर हैविंग, वो बहुत ही उनका सटीक था। उसके साथ ही जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ सतर्कता जो मैंने उनको देखा कि जब मैं उनके पास रही, है ना, उनके घर में रही, उनके पूरे फैमिली के साथ रही, तो जैसे कि एक बार ऐसा हुआ कि वहाँ अमरकंटक में बहुत बारिश होती है ना, बहुत मूसलाधार बारिश, और
एकदम सतत बारिश फॉर मैनी डेज टुगेदर। तो ये मेरे लिए पहली बार था और मेरे एक्लिमेटाइजेशन के प्रोसेस में मुझे बुखार आ गया। तो ही टोल्ड मी कि बेटा देखो, आप अनवेल है तो आप अध्ययन का लोड मत लें, है ना, जो भी मन में आपके सवाल आ रहे हैं उसको होल्ड करें, जस्ट रिलैक्स, गेट वेल एंड देन वी विल स्टार्ट। तो ये बात तो बहुत अच्छी है कि उन्होंने स्टूडेंट को रिलैक्स कर दिया, लेकिन मेरे में ये हो गया कि जब, क्योंकि वो बुखार काफी लंबे समय चला, तो मेरे मन में जो सवाल थे या जो जिज्ञासा थी वो आंसर नहीं होने से मैं ट्रबल्ड फील कर रही थी एक पॉइंट के बाद। और मेरे मन में ऐसे विचार आने लग गए कि क्या करूं, घर चली जाऊं क्या, ठीक नहीं हो रही हूं और मेरे सवालों का जवाब नहीं हो पा रहा है। तो आई वॉज फीलिंग लिटिल गिल्टी ऑल्सो कि आई एम नॉट वेल और मैं कैसे अपनी लर्निंग करूं। तो आई स्टिल रिमेम्बर कि वो जब मेरे मन में चल रहा था, जिस मैटर ऑफ 2-3 आवर्स उन्होंने मुझे आवाज लगवाया, मतलब उन्होंने अम्बा बुआ से बोला कि जरा उस बिटिया को बुलाओ। और उन्होंने मैं जब आई उनके पास, उन्होंने तुरंत ये कहा कि जब भी तुम्हारे मन में कुछ भी जिज्ञासा हो तुम उसी समय आओ और मेरे से पूछो, बिल्कुल भी समय व्यर्थ करने की जरूरत नहीं है। तो आई वॉज सो रिलीव्ड कि वो ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि मेरे मन में तो उथल पुथल चल रही है और मैं इमोशनल हो रही हूं। तो एज अ वैद्य, एज अ टीचर, कितनी सतर्कता से उन्होंने मेरे इमोशंस पे ध्यान रखा कि इसके मन में जो चल रहा है दैट हैज टू बी एड्रेस्ड। और तुरंत ही उन्होंने मुझे ज्वर के बारे में, ज्वर व्याधि क्या होती है उसके बारे में मुझे उन्होंने 3-4 वाक्य एक्सप्लेन किए। और ये प्रोसेस होने के बाद मैं एकदम खुश 7वें आसमान में पहुंच गई कि यस, माय टीचर इज गिविंग मी द परमिशन टू आस्क एंड ही रिलीज मी इमोशनली। तो जो इमोशनल सतर्कता है वो बहुत ही, मतलब उसका मतलब जिसको कहते फाइनल फॉर्म उन्होंने मेरे सामने मेरे केयर के लिए रखा। तो जो एक वैद्य है उनका कम्युनिकेशन विद देयर पेशेंट, विद देयर स्टूडेंट बहुत ही ब्यूटीफुल और सटीक होने की जरूरत होती है। ऐसे ही और एक एग्जाम्पल है कि कोई आदिवासी लोग दिखवाने आए थे और मैं उनके पास में बैठ के उनकी बात को कन्वे कर रही थी बाबा जी को। उनकी हिंदी कुछ अलग लहजे की थी, तो मुझे समझने में समय लग रहा था। तो वो मुझे डांटने लग गए, इतना समय क्यों लग रहा है, जल्दी जल्दी पूछो। तो मैं बोल रही हाँ बाबा जी मैं पूछ रही हूँ। तो ऐसे प्रोसेस में मुझे 2-3 बार डांट पड़ गई कि इतना समय क्यों लग रहा है। खैर उनका पूरा कन्वे किया, उनकी दवाई लिखी उनके साथ। जब वो लोग चले गए तो बाबा जी ने मेरे से पूछा कि आपको इतना समय क्यों लगा। तो मैंने उनको बताया कि बाबा जी उनका जो लहजा है वो मुझे अलग लग रहा था, मुझे इसीलिए समझने में समय लग रहा था। तो उन्होंने मुझे तुरंत कहा कि ऐसे में आपको मुझे बताना है कि आपको उनका लहजा समझने में वक्त लग रहा है। दूसरा साथ में आपको उन्हें भी बताना है कि धीरे धीरे करके आप अपनी बात को मुझे कम्युनिकेट करें। तो कम्युनिकेशन कितना सटीक होने की जरूरत है बिटवीन वैद्य एंड वैद्य स्टूडेंट, बिटवीन वैद्य एंड वैद्य पेशेंट, ये मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग थी। बहुत सिंपल है ये, लेकिन ऐसी ही सटीकता के साथ जब हम बने रहते हैं तो हम हमारे पेशेंट के साथ भी ठीक से प्रस्तुत हो पाते हैं और जिनको हम सिखा रहे हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ हम अपनी अपेक्षा व लर्निंग प्रोसेस दोनों बहुत सटीकता के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये बहुत छोटी छोटी घटनाएं रही मेरी उनके साथ, ऐसी अनेक घटनाएं हैं, लेकिन जो एक वैद्य के जो लक्षण बताए हैं, है ना,
जो अष्टांग हृदयम में जो पहला सूत्र है उसी से शुरू भी होता है, वो मैंने उनमें देखा। एक ऐसा वैद्य जो सेल्फ रियलाइज्ड है, और जो सेल्फ रियलाइज्ड है वही एक पेशेंट को राग आदि दोषों से भी मुक्त कर सकता है। जो खुद मुक्त है, जो एक अलग प्लेन से चीजों को देख रहा है, वो खुद मुक्त है, इसीलिए दूसरे को मुक्त कर पाता है। एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम बी एन अमेजिंग टीचर। तो ये कुछ ब्यूटीफुल मेरे टेकअवेज रहे उनके साथ, जो डेली बेसिस पे रहे। कुछ लोग जो इस बार पहली बार ज्वाइन किए हैं, उनके साथ मैं ये भी शेयर करना चाहूंगी कि वो कभी मुझे टोकते नहीं थे कि तुम लेट क्यों हो गए आने में, क्योंकि जो भी पेशेंट्स आते थे वो अर्ली मॉर्निंग आते थे। तो आई यूज्ड टू गेट रेडी एंड देन रीच द सीइंग द पेशेंट्स विद हिम। तो इस मुद्दे में कभी भी टोका टाकी नहीं हुई, कभी भी, है ना। जब मैं वहां पहुंच गई हूं, पहुंचने के बाद मैं क्या कर रही हूं, ठीक है, वहां से कहानी शुरू है। तो क्या एक टीचर का ज्यूरिसडिक्शन है, और एक टीचर एक बेसिकली एक स्टूडेंट को कहां से अपलिफ्ट करना चाहता है, कहां से वो अपलिफ्ट कर रहा है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल बात है। तो डिसिप्लिन जरूरी है, लेकिन कौन से स्तर का। तो उन्होंने मेरे को मानसिक स्तर पे डिसिप्लिन दिया, है ना, कि जैसे कि अगर मैं कोई चीज उनसे पूछ रही हूं तो क्या मैं ईमानदारी के साथ पूछ रही हूं, या वो मात्र कौतूहल से जेनरेटेड है ना। कोई भी बात मेरे उनके साथ जो पूर्व चर्चाएं हो चुकी हैं उसके बेसिस पे है, या जो पूर्व चर्चा है उसका विस्मरण करके मैं कोई चीज वापस पूछ रही हूं, है ना। तो पुरानी चीज जो चर्चा हो चुकी है उसको ध्यान में रखते हुए फिर अगली चर्चा का बिल्डिंग ब्लॉक है, इसका वो मुझे हमेशा मानसिक रूप से मुझे बार बार सतर्क करते थे कि हम जो भी पूछ रहे हैं वो पिछले जो चर्चाएं हो चुकी हैं उसकी याददाश्त के साथ प्रस्तुत हो रहे, या उसको भूले बिसरे करके फिर वापस वही रिपीट कर रहे हैं, कि हमारी क्या पर्सपेक्टिव है, हमारी क्या सोच है, उसको वो बार बार मेरे अंदर एम्फेसिस करते थे। इसी के साथ आज का जो सेशन है वो मैं इसी ओर लेके आना भी चाहती हूँ कि जो भी हमारी लर्निंग्स हैं, और कल जो एक सवाल बार बार आ रहा था कि टेक्निक क्या है सप्त धातुओं को देखने की, तो उस पर मैंने कल काफी सोचा और मेरे अंदर यही आंसर वापस बार बार आया कि टेक्निक्स आर ऑलवेज सिंपल, द बिगर पार्ट इज टू हैव द कॉन्फिडेंस कि हाँ मैं समझ सकती हूं। और वो कहां से आता है, तो वो जो हमारे टीचर है उससे आता है। तो मेरे अंदर भी जो प्रोसेस है वो कैसे हुआ, तो जो मेरे टीचर ने मेरे साथ जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग किया कि नहीं आप समझ सकते हैं, आप नाड़ी को समझ सकते हैं, हर व्यक्ति नाड़ी को समझ सकता है, हर वैद्य उसको समझ सकता है, इस फीलिंग के साथ जब हम खड़े होते हैं तो हमें सप्त धातु भी समझ में आती है। फिर सप्त धातु डिफिकल्ट नहीं है कि अरे हर धातु की स्पेसिफिक लय क्या होती होगी, वो तो हमने कभी देखा ही नहीं, मैंने भी कभी नहीं देखा था। और जब कल इस पे बहुत सारे क्वेरीज आ रहे थे तो उसमें मैंने वापस सोचा कि एक्चुअली में बाबा जी ने जो मुझे कन्वे किया है वो कॉन्फिडेंस कन्वे किया है। द कॉन्फिडेंस की नाड़ी कैन बी अंडरस्टूड, द कॉन्फिडेंस दैट इट्स अ वेरी प्रिसाइज टूल, ये उन्होंने मेरे को डिलीवर किया है, विच मीन्स कि टेक्निक इज ऑलवेज सिंपलर देन कॉन्फिडेंस। तो हम हर बार जब भी किसी की नाड़ी देख रहे हैं तो पहला लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इज अंडरस्टैंडिंग त्रिदोष। उसके बिना कोई भी चीज समझना महत्वपूर्ण बचता ही नहीं है। त्रिदोष समझने के बाद ही हमें सप्त धातु समझ में आएंगी ही,
उसके लिए आपको हर उंगली पे क्या टेक्निक अप्लाई करनी है, वो फिर गौण हो जाता है, वो प्राथमिक नहीं बचता है। प्राथमिक ये बात बचती है कि क्या मेरा मन लग रहा है नाड़ी देखने में, क्या मेरा खुद पे कॉन्फिडेंस है कि मैं नाड़ी समझ सकती हूं। बीइंग अ वैद्य इतने सारे लक्षणों का अध्ययन कर चुके हैं, तो क्या मैं रिवर्स लर्निंग अप्लाई नहीं कर सकती हूं? बिल्कुल कर सकती हूं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि टेक्निक से ऊपर है हमारा विश्वास। और इसीलिए मेरे टीचर ने यही मुझे कन्वे भी किया था जब नाड़ी यंत्र वर्सेस अ ह्यूमन बीइंग हु अंडरस्टैंड्स नाड़ी, इस विषय पर मेरी उनसे बात हुई थी। तो उन्होंने यही कहा कि मानव जाति को अपने ऊपर विश्वास आने का जरिया यही है कि हम उस चीज को खुद प्रैक्टिस करें। एक नाड़ी यंत्र हम जरूर बना सकते हैं, लेकिन क्या उससे मेरा कॉन्फिडेंस उजागर होगा एज अ केपेबल ह्यूमन बीइंग? क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग हम में जो पोटेंशियल है वो कब एक्सप्लोर होगी, वो कब होगा कि यस, हम सिर्फ ह्यूमनिस्टिक विचार के ही साथ नहीं, लेकिन उन सारे स्किल्स के साथ भी रह सकते हैं जो ह्यूमन रेस के लिए इंपॉर्टेंट है, यूजफुल है, वर्थवान है। तो ह्यूमननेस की क्वालिटी भी क्या हम फाइनली किसी मशीन को देने वाले कि हाँ, जो ऑनेस्टी है, ट्रूथफुलनेस है, कंपैशन है, वो एक मशीन करेगी क्या? और फिर हम बोलेंगे यस, इट्स गुड टू लिव ऑन द प्लैनेट अर्थ? या फिर एज ह्यूमन बीइंग्स जिनसे हमें कॉन्फिडेंस एक्चुअली मिलता है, वहां से हमारी शुरुआत होगी। सो विद दैट, एक मानव में नाड़ी परीक्षा समझना भी संभव है, सरल है। शुरुआत उसकी हमारे आत्मविश्वास से है। तो इसी के साथ कल के प्रश्न का उत्तर भी है कि ये जो सप्त धातु है, इसको समझने के लिए मोर देन टेक्निक, आप टेक्निक अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं आपको टेक्निक नहीं बता रही हूं, तो जो अन्य पद्धतियां हैं उनको आप पढ़ के आप टेक्निक ले सकते हैं। लेकिन मोर देन द टेक्निक इज योर ओन विश्वास ऑन योर ओन सेल्फ। तो मैंने पिछले 4 दिन में और उससे पहले के जो हमारे सेशन हुए, उसमें त्रिदोष को कैसे समझना है उसके ऊपर काफी चर्चा की है। वो बेसिक एंड मिनिमम टेक्निक है और प्रोबेबली द मैक्सिमम टेक्निक ऑल्सो। एक बार हमने उसको पकड़ लिया तो बाकी हम जब मन लगाते हैं तो हम सप्त धातुओं को समझ पाते हैं। मैं उसी प्रकार से समझ पा रही हूं। ठीक है, सो हिमांशु भैया को मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज आइए इस ऑनलाइन सेशन में और अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करें, क्योंकि हिमांशु दुगड़ भैया हैज स्पेंट लॉन्ग इयर्स विद माय टीचर एज वेल, एंड ही हैज स्पेंट आल्सो एज हिज आध्यात्मिक शिष्य, जिसका मतलब है जो भी फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग्स उनको चाहिए अपने लाइफ में, वो उनको नागराज जी से उपलब्ध हुई while being in Amarkantak for several months, several times. तो हिमांशु भैया नमस्ते। If you can share something, some incident of yours with Babaji, that would be simply wonderful for today's session. नमस्कार गोनू बेटा जी। नमस्ते। और आई शुड से एक्चुअली शेफाली। यस। नमस्कार सचिन जी और अन्य जो प्रतिभागी हैं इस वर्कशॉप में भाग लेने वाले। आयुर्वेद की परंपरा में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो लुप्त होने के कगार पे हैं या लुप्त हो गई हैं। इन सब चीजों में बहुत महत्वपूर्ण जो वस्तु है वो ये नाड़ी प्रशिक्षण है। मेरे बहुत सालों से ये इच्छा था और अभी भी है कि नाड़ी प्रशिक्षण एक पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट बने आयुर्वेद में, और
व्याप्त रूप में इसको पठन और पढ़ाने का काम देश भर में यहाँ चलता रहे, ऐसा मेरी एक बहुत वर्षों से एक इच्छा है। और मैं अभी भी ये चाह रहा हूं कि ऐसा कुछ हो। पूज्य बाबा जी के मेरा मिलना 2005 में हुआ पहली बार। मैं उस वक्त का जो मेरे साथ इंसिडेंस हुआ वो मैं आप लोगों के साथ निवेदन कर रहा हूं। मेरे पिताजी को मेरे मिलने के तुरंत बाद 1 महीने के अंदर मेरे पिताजी का डिटेक्ट हुआ कि उनको कैंसर है प्रोस्टेट में। तो मैंने पिताजी को रिक्वेस्ट किया कि मैं अभी 1 महीने पहले एक व्यक्ति से मिला हूं और मुझे लगता है कि वो बहुत जबरदस्त वैद्य है ये, और अगर आपको उचित लगे तो आप उनसे इलाज करवाइए। तो पिताजी ने हाँ बोली और मैं फोन करके अमरकंटक उनको लेके गया। तो मेरा पहला मौका था बाबा जी से कोई इलाज करवाने का, कोई भी पेशेंट का। तो पिताजी की उन्होंने नाड़ी देखी तो मैंने उनसे पहले एक प्रश्न किया। मैं तो बाबा जी आप मेरे पिताजी की नाड़ी देख रहे हैं तो आप इनका जो रोग है उसका निदान मुझे पूरा बताओगे क्या? तो बोला बेटा मैं तो सबके सामने ही रोग का निदान जो है डायरी में लिखवाता हूं, बिल्कुल मैं बताऊंगा। तो मैंने बोला कि आप इस रोग के लिए जो दवा देंगे वो मुझे बताओगे क्या कि क्या क्या दवा आप दे रहे हो? तो उन्होंने बोला बेटा मैं तो तुम्हारे सामने ही दवाई लिखाऊंगा, तुम देख लेना और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुमको दवाई बता दूंगा और सारी को बता सकता हूं मैं, मुझे कोई छुपाने की जरूरत नहीं है। फिर मैंने तीसरा सवाल किया। मैं तो बाबा जी अगर मैं ये दवा बनाना सीखना चाहूं तो क्या आप मुझे ये सिखाएंगे दवा बनाना, ये वाली जो आप जो भी दवाई देंगे वो? तो उन्होंने बोला बेटा, तो उन्होंने एक आवाज दी और साधन भैया को बुलाया बाहर। बोला ये साधन भट्टाचार्य है, मेरे पास रहते हैं और मैंने इनको सब चीज सिखाया है, तुम भी अगर चाहो सीखना तो मेरे पास रह सकते हो और मैं तुमको सिखा सकता हूं। मैं ये मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर पाके मेरे को ऐसा लगा कि मैं पहली बार धन्य हो गया। और मैंने प्रणाम किया बाबा जी को और मैंने निवेदन किया, मैं बाबा जी आपको कोटि कोटि प्रणाम है और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे पिताजी का इलाज कीजिए। इससे पहले मैं खूब सैकड़ों बहुत बड़े बड़े वेदराजों से और से मेरा मिलना हुआ था और मेरे को एक बहुत बड़ी जो पीड़ा थी कि ये लोग हर बात छुपाते थे, ऐसा मुझे लगता था, और एक रहस्यमयी बातें करते थे। और इसी के कारण मेरे मन में ये था कि आयुर्वेद में कोई आगे संभावना नहीं है। ये मेरे मन में आ गया था। बाबा जी को मिलने के बाद मुझे ये समझ में आया कि नहीं, आयुर्वेद में अभी भी संभावना बहुत है और आयुर्वेद के जो धारक वारक हैं वो लोग बहुत बड़े लोग हैं और मेरा पुनः आयुर्वेद में कुछ काम करने का मन बना। ये मेरे लिए एक जिंदगी का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था बाबा जी से मिलना। और धीरे धीरे मैंने रियलाइज किया और अपने आध्यात्मिक गुरु के रूप में भी उनको स्वीकारा। मैंने नाड़ी और कभी तो सीखा नहीं गुरु की तरह, बट मैं तो उनके साथ रहा, बस इतना ही एक रहा। तो कुछ चीजें उछल गए, उतनी ही मेरे को आता है। तो आप सब लोग इस विज्ञान को पढ़ रहे हैं। बाबा जी ने एक बार जरूर बोला, एक किताब दिखाया बाबा जी को, आर्ट ऑफ द पल्स करके। तो बाबा जी सबसे पहले उस किताब को देख के बोले कि इसमें 8 शब्द गलत है, इसको साइंस ऑफ द पल्स होना चाहिए। अच्छा। मैं क्यों बाबा जी धन्य है आप जो बात कह रहे हैं, ये बात मतलब आप सीख सकते हो, सिखा सकते हो। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद शिवाली जी। थैंक यू सो मच हिमांशु भैया, थैंक यू सो मच। और आज के हमारे उसमें 4 वैद्य जुड़े हैं, मतलब जब से सेशन शुरू हुआ है। और उसके अलावा बहुत सारे लोग उसको ऑनलाइन व्यू कर रहे हैं, मतलब बाद में जब मैं पोस्ट कर देती हूँ तो
तो कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जो बाद में देख के मुझे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि शिफाली तुमने वो सेशन दिया बहुत यूजफुल रहा, हमें भी लगता है कि हम भी नाड़ी सीखें। तो विद द सेम फीलिंग कि आज भले ही कोविड के कारण लोग इधर उधर नहीं जा पा रहे हैं और कहीं से मुझे भी शुरुआत करनी थी, तो इस प्रोसेस को मैंने इनिशिएट किया फिर। तो ये रहा एक इंस्टेंट शेयरिंग जो हिमांशु भैया ने अभी किया। एंड देयर आर सेवरल सच इंस्टेंसेस जिसमें यू कैन वेरी क्लियरली सी द ट्रांसपेरेंसी, है ना। सो बिल्कुल ऑल माई सेशंस आर अवेलेबल ऑनलाइन ऑन माई फेसबुक पेज वैद्य जूही जी। So in fact I will just post one link here on the chat box. ये नाड़ी परीक्षा का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है मैंने, उसको आप ज्वाइन हो जाएं, so you can get the latest update and you can also get the update from my Facebook, है ना। So that's about today's session. तो आज को मैं समराइज करते हुए आज के सेशन को में फिर क्वेरीज कर लेंगे हम लोग। तो अभी तक हम ये विषय पे बात कर चुके हैं कि सबसे पहले है कि हम में विश्वास हो कि हम समझ सकते हैं। नंबर 2, हमें नाड़ी का महत्व पता हो, जिससे कि एज ए स्टूडेंट मेरे अंदर जो ज़ील है लर्निंग का वो तब होता है जब मुझे किसी चीज का महत्व पता हो। सो नाड़ी का हमें महत्व अगर पता है कि इट इज वन ऑफ द प्रिसाइज टूल्स फॉर डायग्नोसिस, ठीक है। तो अगर हमें ये दिख रहा है, इसकी यूजफुलनेस हमने कई कहानियों से पढ़ा है एंड आई हैव सीन इट, हमने ईच वन ऑफ अस हैज विटनेस्ड इट आल्सो समवेयर और द अदर। तो इसका जो महत्व है इज इन इट्स प्रिसिशन, और जो प्रिसिशन हम होप करते हैं कि कोई यंत्र प्रोवाइड करेगा, कोई मशीन प्रोवाइड करेगी, उसके बजाय दिस सिंपल टूल ऑफ नाड़ी परीक्षा कैन एक्चुअली डू इट। तो जैसे दशविध परीक्षा तो बताए ही हैं, अष्टविध परीक्षा भी बताई हैं, और उनमें से एक नाड़ी परीक्षा है ही, है ना। तो इसीलिए इसका जो महत्व है वो एक बार हमारे अंदर एस्टैब्लिश होता है और हम इस बात को देख पाए कि ह्यूमन रेस इज इन द जर्नी ऑफ बिल्डिंग कॉन्फिडेंस इन द ह्यूमन बीइंग, नॉट इन द यंत्र। तो अगर हम इस प्रोसेस को आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हम जब डेवलप करते हैं अपने अंदर, हम में कोई डेवलपमेंट होता है तो हमें कॉन्फिडेंस आता है, हमें कॉन्फिडेंस आता है तो हमें देख के और लोगों को भी वो कॉन्फिडेंस बन सकता है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस ऑफ लर्निंग नाड़ी इज दिस ओनली, ठीक है। फिर जो सेकंड चीज हमने डिस्कस किया कि कैसे एक स्वस्थ व्यक्ति की नाड़ी हमको पहचाननी आ जाए। तो स्वस्थ व्यक्ति की नाड़ी को एक बार हम पहचान पाते हैं और उसकी जो रिदम है, लय है, वो एक बार हमारे मेमोरी में आ जाती है, बैठ जाती है। उसके बाद हम जो नाड़ी देखेंगे उसमें जो भी व्यतिरेक होगा, अतिव्याप्ति होगा, अनाव्याप्ति होगा, वो सारी चीजों को हम आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि जो बेस पैरामीटर है वो हेल्थ ही है, वो स्वास्थ्य है, और जो रोग अवस्था है वो अनेक हो सकती है, उसके अनेक शेड्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये बात को ध्यान में रखते हुए स्वस्थ नाड़ी की परीक्षा सर्वप्रथम स्वस्थ नाड़ी को समझने के बाद ही आते हैं रोग अवस्थाओं को पहचानना। फिर मैंने आप लोग के साथ ये भी डिस्कस किया कि क्योंकि हम सभी लोग नजदीक नहीं हैं, जैसे मैंने मेरे टीचर के पास रहते हुए एक स्वस्थ व्यक्ति की नाड़ी की परीक्षा रोज किया, और चलिए आज इस बात को भी मैं बता ही देती हूँ कि जो वो स्वस्थ व्यक्ति रहे जो उस समय वहां उपलब्ध थे वो हिमांशु दुगड़ भैया ही थे, ठीक है, जो उस समय वहां उपलब्ध थे और उनकी नाड़ी स्वस्थ थी। बाबा जी ने कहा हाँ इनकी बेटा नाड़ी स्वस्थ है, तुम इनकी रोज ऑब्जर्व करो और इसको तुम अपने मेमोरी में बैठा लो।
सो वंस अगेन थैंक्स टू हिमांशु भैया कि क्योंकि आप वहां उपलब्ध थे और आपका हेल्थ एकदम परफेक्ट था उस समय, तो मुझे जो अवसर मिला एक स्वस्थ नाड़ी को रजिस्टर करने के लिए, वो अवसर मुझे मिल पाया। फिर नेक्स्ट स्टेप है कि स्वस्थ नाड़ी समझ अगर हम नहीं पाते हैं, है ना, जैसे आज हम लोग सब अपनी अलग अलग जगह पे हैं, तो हु विल बी द वन हु विल आइडेंटिफाई कि स्वस्थ पर्सन कौन है। तो इसलिए अगर हमारे पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमारे लिए आइडेंटिफाई करके दे कि ये नाड़ी स्वस्थ व्यक्ति है की है, ठीक है, तब तक द प्रोसेस वुड बी कि हम नाड़ी परीक्षा शुरू करें, एग्जामिनेशन शुरू करें, अपने पेशेंट्स का करें, अपना खुद का करें, अपने फैमिली का करें, और जो भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको हम डॉक्यूमेंट करें जिससे कि हम उसको याद रख पाए। ठीक है, कोई भी प्रोसेस है उसको जब हम लर्न कर रहे होते हैं तो लर्निंग के प्रोसेस में हमें उसकी मेमोरी डेवलप करनी है। तो जो मेमोरी डेवलपमेंट है वो थ्रू द प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन बहुत सटीक तरीके से होता है। इन दिस प्रोसेस आपको अभ्यास बनेगा नाड़ी को याद रखने का। ठीक है, एंड ये जो पूरा प्रोसेस है इसके लिए आप ड्रॉ करें या लिखें, नाम दें, क्योंकि मैं जब बाबा जी के साथ थी तो मैंने भी इस काम को किया। मेरे पास भी एक छोटी सी नोटबुक थी जिसमें मैं रोज ड्रॉ करती थी, लिखती थी, आज मंद नाड़ी थी, आज तीक्ष्ण नाड़ी, जो भी मुझे महसूस होता था मैं मेरी ओर से भी ऑब्जर्वेशन करके मेरी नोटबुक में लिखती थी। धीरे धीरे एक पॉइंट पे अभ्यास बना कि मैं उसको रिकॉल कर पाती थी कि हाँ मैंने ऐसा देखा था और वो मुझे याद है। ठीक है, वरना हर बार जो वेरिएशंस होंगे वो हमें याद ही नहीं होते हैं। ठीक है, तो दिस इज वन थिंग, वन क्रूशियल थिंग। स्वस्थ नाड़ी की बीट कैसी होती है वो तो हम डे 1 से डिस्कस कर रहे हैं कि जो पहला महसूस करते हैं ऑन द फर्स्ट फिंगर वो ठोकर जैसी लगनी चाहिए, क्योंकि वही प्राकृत वायु का लक्षण है। जो पित्त की नाड़ी है अर्थात जो हमें मिडिल फिंगर में फील होगी वो है सरकती हुई नाड़ी, और जो कफ है जो हमें रिंग फिंगर में फील होगा वो है खींचती हुई नाड़ी। ठीक है, यही इनके प्राकृत लक्षण है, यही इनके प्राकृत स्थान है। ठीक है, तो जब तक हमें ये महसूस नहीं हो जाता है, वो एकदम परफेक्टली फिक्स नहीं हो जाता है माइंड में, तब तक आप जो कुछ भी देख रहे हैं वो डिफरेंट फॉर्म्स या डिफरेंट वर्जन्स ऑफ रोग अवस्था को देखते हैं। ठीक है, तो start making the observations. ठीक है, and I'm sure very soon all the Vaidyas will come across somebody who's healthy. ठीक है, जिसको आप लक्षणों के तौर पे कहते हैं कि हाँ ये व्यक्ति स्वस्थ है, एटलीस्ट वहां से उस व्यक्ति की नाड़ी को बेस मानते हुए उसकी नाड़ी परीक्षा शुरू कीजिए। ठीक है, जब कभी फ्यूचर में ऐसे अवसर बनेंगे कि मेरा खुद का क्लिनिक होगा, क्योंकि अभी मैं खुद फ्लोटिंग हूँ, मैं भी केरला में हूँ और से 1 महीना पहले मैं इंदौर में थी। तो व्हेन आई विल हैव माय फिजिकल क्लिनिक और मे बी वी कैन हैव एन इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी वेयर वी कैन ऑल कम टुगेदर एंड डू दिस टुगेदर, तो वो अवसर तो डेफिनेटली जनरेट होंगे। तब तक के लिए हमारी ऑब्जर्वेशंस डेवलप हों और हमारा जो अनुमान है वो उससे जुड़ना शुरू हो जाए। ठीक है, फिर कल की बात को वापस कहते हुए कि सप्त धातुओं को हम कैसे पहचानेंगे, मोर देन द टेक्निक इट इज माई विश्वास दैट आई कैन सी एंड आई विल सी। तो अगर हमें सप्त धातु के लक्षण पता है तो वहां से हमारी शुरुआत है, वहीं से हम देखना शुरू करते हैं नाड़ी में कि नाड़ी में उस सप्त धातु की जो भी व्याधि अवस्था है वो कैसी लगती है। ठीक है, तो ये प्रोसेस बिल्कुल संभव है, डुएबल है, इसको किया जाए, है ना।
फिर हमारी कल ये भी बात हुई और परसों भी इस पे बात हुई कि रोग का बल व रुग्ण का बल, ये दो अलग अलग चीजें होती हैं और ये दोनों को हम बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। तो त्रिदोष के पहचानने के बाद जो अगली चीज पहचाननी होती है और जो बहुत इजीली समझ में आती है वो है व्याधि बल व रुग्ण का बल। ठीक है, तो जब हम नाड़ी को बहुत अच्छे से पकड़ते हैं तो हमें जो फील होता है, जो पहले स्तर पे फील होता है वो होता है व्याधि बल। ठीक है, क्योंकि वो कौन कन्वे करेगा, वो त्रिदोष कन्वे करेंगे। तो त्रिदोष की विकृति से तय होता है कि व्याधि का बल कितना है। रुग्ण का बल किससे तय होता है, तो जब हम नाड़ी को और गहरा और गहरा और गहरा प्रेस करते हैं तो उसको जब हम और प्रेस करते चले जाते हैं तो उसकी क्षीणता हमको पता लगती है। ठीक है, तो हम कह पाते हैं कि नहीं, जो रोगी का बल है वो हमें कमजोर पता चल रहा है या बलवान पता चल रहा है। ठीक है, तो दिस इज द नेक्स्ट सिंपल थिंग जो आप लोग असेस कर सकते हैं आफ्टर सीइंग द त्रिदोष। ठीक है, एंड देन कम्स जो हमने कल डिस्कस किया और परसों भी किया कि सप्त धातु और तंत्र उसके बाद पहचान में आने लगते हैं। तो पूरा जो प्रोसेस है वो मन लगाने का है, मन लगाना है और बार बार अपने आप को विश्वास दिलाना है कि मैं समझ सकती हूं, मैं समझ सकता हूं। अगर हम डाउट से शुरू करेंगे तो हम कोई भी चीज को नहीं समझ सकते, फॉर एवर वी विल बी इन डाउट। ठीक है, सो बिगिन विद दिस कॉन्फिडेंस दैट इट कैन बी अंडरस्टूड, इट कैन बी फैथमेबल, एंड विद दैट कॉन्फिडेंस यू सी द नाड़ी। ठीक है, सो मेरी ओर से आज के सेशन में इस बात को मैं कंप्लीट कर रही हूं आज के लिए। और मैं यहाँ पे अगर किसी के कोई क्वेरीज हैं या कुछ आप लोग की इंसाइट्स हैं इन दीज 4 days तो कृपया शेयर करें। शेफा जी, अभी बोल रहे हैं कि रोग का जो बल है वो आपको फर्स्ट लेवल पे ही पता चलता है। दैट्स राइट, यस। इसके बाद जो दूसरे लेवल है उनमें रोग का बल पता चलता है। तो दूसरे लेवल में क्या है, आप सेकंड पे जाओगे, थर्ड पे जाओगे, फोर्थ पे जाओगे, फिफ्थ पे जाओगे, सबको सबको देखोगे और आप सबको देख भी पाओगे। ठीक है, तो आप जैसे जैसे देखते चले जाओगे यू विल फाइंड कि ये जो इसकी नाड़ी है ये थोड़ी सी स्ट्रांग नहीं लग रही है। ठीक है, और वो धीरे धीरे अभ्यास से आपको पता लगेगा कि इसका बल मैं कैसे आकलित करूं। ये पहली बार में नहीं होगा, हो सकता है 10वीं बार में भी नहीं हो, लेकिन 11वीं बार डेफिनेटली होने लगेगा। ठीक है, हाँ बताइए। ओके, ठीक है। ओके, वैद्य मनीषा। हाँ, यस, ओके, ठीक है, उसे समझ लिया। हाँ, ओके। ओके, वैद्य सुरम्या, वैद्य सचिन भैया, यस यस। वैद्य जूही बताइए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं कहना चाहती थी, मैं
ये जानना चाहते थे कि स्वस्थ व्यक्ति की नाड़ी, जैसे कहा जाता है कि कोई भी पर्सन की नाड़ी सुबह से लेकर रात तक काफी बार बदलती है, कभी पित्तज कभी वातज, जैसे भी एज पर द टाइम। तो हम कैसे एनालाइज करें कि ये स्वस्थ व्यक्ति है और स्वस्थ व्यक्ति में कैसे दिखनी चाहिए नाड़ी, यानी क्या कोई दोष उठ के दिखना चाहिए त्रिदोष में, या फिर कैसे एनालाइज करेंगे हम? हाँ, तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि एनालिसिस बाद में, ऑब्जर्वेशंस पहले, ठीक है। अगर हमने ऑब्जर्वेशंस का डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया है तो उसमें एनालिसिस पॉसिबल ही नहीं है, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज अ बिगिनर, द फर्स्ट स्टेप इज टू स्टार्ट सीइंग नाड़ी अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो आपके घर के लोगों का आप सवेरे उठ के देखिए, आपके क्लिनिक में आप ऐसा समय निकालिए कि आप सवेरे ही पहुंच के देखिए, ठीक है। जैसे मेरा जब क्लिनिक में चला रही थी बिफोर लॉकडाउन, तो आई वाज सीइंग एवरीबॉडीज नाड़ी अर्ली मॉर्निंग, ठीक है। दैट इज द टाइम व्हेन यू गेट टू सी द होल इंटरकनेक्शन ऑफ स्वास्थ्य इन इट्स एक्चुअल स्टेट, ठीक है। तो जो भी शरीर में घटित हो रहा है वो हम अर्ली मॉर्निंग सबसे आराम तरीके से देख सकते हैं। ऑफ कोर्स वेरी क्या बोलते हैं, जो एक्सपर्ट वैद्य होते हैं उनके लिए धीरे से फिर समय भी मैटर नहीं करता है, वो अन्य काल में भी जो भी उस काल का प्रभाव है उसके बावजूद वो भी उसको देख पाते हैं, ठीक है। बट एज अ प्रैक्टिशनर माई सेल्फ, मैंने तो ये इसी चीज को एज अ हैबिट, एज अ रिचुअल कह लीजिए, बना लिया है, बांध लिया है कि टू स्टार्ट सीइंग इन द मॉर्निंग, ठीक है। ऑफ कोर्स कोई इमरजेंसी स्टेट में है तो आप उस अवस्था को उसी समय देखेंगे, आप उस समय ये थोड़ी कहेंगे कि नहीं आप सवेरे आना, ठीक है। लेकिन टू बिगिन स्टार्ट सीइंग एंड हैविंग द राइट ऑब्जर्वेशंस, उसके लिए आप सवेरे के समय सबको बुलाइए और उसको देखना शुरू कीजिए, ठीक है। सेकंड चीज जो आपने कहा कि आप कैसे पता करेंगे कि वो हेल्दी है कि नहीं, तो बात सही है, आप इनिशियली नहीं कर पाएंगे इस काम को, है ना। क्यों नहीं कर पाएंगे? बिकॉज यू नीड समवन हु कैन टेल यू कि एक स्वस्थ नाड़ी का रिदम फील कैसा होता है, ठीक है। तो जैसे मेरे साथ मेरे टीचर ने क्या किया, उस समय उनके घर में बहुत सारे लोग रह रहे थे, मैं एक एक को ले जाती थी उनके पास, मैं बोलती थी बाबा जी देखिए इनकी नाड़ी क्या ये स्वस्थ है क्या, तो वो देखते थे, बोले नहीं इसके में वात विकार है। फिर मैं दूसरे को लेके, कुछ लोग तो डर ही जाते थे कि अरे हम नहीं जा रहे बाबा जी के पास, ठीक है। फाइनली हिमांशु भी वाज लाइक हाँ चलो देखते, ठीक है। एंड उनकी मैंने भी देखी और बाबा जी ने भी देखी, एंड बाबा जी वेरीफाइड कि यस ही इज हेल्दी, यू कैन सी हिज नाड़ी। तो ऑफ कोर्स यू नीड अ मेंटर हु कैन टेल यू फाइनली कि ये स्वस्थ नाड़ी है, ठीक है। क्योंकि ये सिर्फ बोलने की चीज नहीं है, इट हैज टू बी ब्रॉट इनटू ऑब्जर्वेशन, ठीक है। सो वी आर ऑल्सो सेइंग, मैं आपके साथ ये भी डिस्कस कर रही हूं कि क्योंकि आप लोग वैद्य हैं, ठीक है, तो आप जो है अपने ऑब्जर्वेशन के डेटा को बढ़ाइए, ठीक है, एंड बिगिन ऑब्जर्विंग एज मेनी पीपल्स नाड़ी एज पॉसिबल। जो नाड़ी आप देखते हो उसको आप डॉक्यूमेंट करो, वर्ड्स दो या ड्रॉ करो, ठीक है। क्योंकि अगर हम ये नहीं करते हैं तो हमारी लर्निंग आगे नहीं होती, हमें कभी समझ ही नहीं आता कि हमने जो पैटर्न्स देखे उसका कोई सिर पैर है कि नहीं, हम आगे एनालिसिस करेंगे कैसे, ओके। तो एनालिसिस विल हैपन आफ्टर आई हैव अ गुड अमाउंट ऑफ ऑब्जर्वेशंस डन। सो अ पीरियड ऑफ 1 month to 3 months would be a period of making observations, ठीक है। So make observations, note down the observations. And being a वैद्य, क्योंकि आप लक्षणों से टैली कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति स्वस्थ है या अस्वस्थ है, तो वहां से धीरे से हो सकता है आपकी क्लिनिक में कोई सडनली लैंड करे और बोले कि वैसे तो आई एम वेरी हेल्दी, कैन यू प्लीज चेक माई नाड़ी, एंड व्हाट इफ दैट पर्सन एक्चुअली इज हेल्दी, ठीक है। सो दैट कुड बी योर बेस रेफरेंस फॉर रिमेंबरिंग एंड रिकॉलिंग कि एक स्वस्थ नाड़ी एक्चुअली फील कैसे होती है, ओके। तो इस ऑनलाइन सेशन में
आई एम ट्राइंग टू डिलीवर की व्हाट इज द प्रोसेस लाइक, एंड ऑल्सो एज अ वैद्य हमारी लर्निंग्स हम कहाँ से शुरू करें. ठीक है. जी. ओके. ओके. यस सचिन भैया, एनी टेकअवेज यू वांट टू शेयर, एनीथिंग? जी नमस्ते. नमस्ते. मैं तो सबसे पहले थैंक यू कहना चाहूंगा कि आपने ये सेशन फाइनली लिए. और मैं एक हर सेशन में तो चीज बोली जाती है और उसी का इम्पोर्टेंस हमें धीरे धीरे समझ में आता है कि हम कर सकते हैं, हम देख सकते हैं. ये जो कॉन्फिडेंस आना चाहिए वो भी जरूरी लगता है, क्योंकि ये बात तो हम खुद भी ऑब्जर्व कर सकते कि जब मन आती है तो हम ऑब्जर्वेशन सही नहीं बैठते. इसलिए जो भी है उसको वैसे ही देखते रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए. यस. सबको लगता है, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा हो कि यही बात बार बार बोली जा रही है, तो वही जरूरी है. और हम हर सेशन में वही बात बोलते हैं, और क्योंकि उसके सिवा और कुछ नहीं है. हम किसी को टेक्निक वैसे तो सिखा ही नहीं सकते, वो तो हमें खुद ही अभ्यास से ही जाननी है आगे चल के. तो मैं यही कहना चाहूंगा कि थैंक यू कि आपने फिर से वही सेशन लिया और हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाई कि आगे चल के शायद हम अपने इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन शेयर करेंगे तो उसमें जो करेक्शन होंगे वो यस यस बिल्कुल हो जाएंगे. यस भैया, बहुत बढ़िया. ठीक है, तो मैंने चैट बॉक्स में एक लिंक डाला है, वो व्हाट्सएप ग्रुप का है. उसमें जो लोग इंटरेस्टेड है कि कैसे हम नाड़ी परीक्षा कर पाएं और उसमें आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो दैट फोरम इज़ फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस. और मेरा जो फेसबुक पेज है शेफाली संगल के नाम से है, आप उस पर जा सकते हैं और वहाँ पे मैंने सारे वीडियोस पोस्ट किए हुए हैं. सो तो आज के सेशन को हम शैल वी कंप्लीट इट. ठीक है, ठीक है. ओके. यस, गुड मॉर्निंग सुरम्या, टेल मी. वो उस समय मैं सपना का वेट कर रही थी कि शायद वो पहले बोलेंगे. ओके. हाँ, तो मेरा अपना कुछ आपका और सचिन सर और जितने भी मेरे सीनियर्स है सबका मुझे आशीर्वाद और गाइडेंस मिलता रहता है, गाइडेंस होता रहता है. तो मेरा जो टेक अवे है इस उन सेशन पे जैसे मैंने कल भी शेयर किया था कि आपने मुझे बोला तो डॉक्यूमेंटेशन इसका करना चालू करो. और जो स्पेक्ट्रम है मेरा वो भी बड़ा है और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ रहा है कि नहीं इसको हम सीख सकते हैं. ज्यादा से ज्यादा लोगों में देखते हैं प्रैक्टिस करते रहेंगे तो धीरे धीरे हमारा ऑब्जर्वेशन बढ़ेगा. मेरा ये टेक अवे रहा. तो थैंक यू वेरी मच कि आप मैं भी बाबा जी से रिलेटेड मैं भी वो पढ़ रही थी तो हमारा तो बचपन से दादा जी के पास आना जाना रहा है और उन्होंने मुझसे कहा था कि तुमको हम सिखाऊंगा आयुर्वेद. और मेरी पढ़ाई नीट हुई और वो काफी उनकी एज हो गया था. तो फिर उन्होंने एक बार मुझसे कहा था कि तुमको गोलू सिखाएगी, तुम उसको नहीं छोड़ना. इसलिए जब आप कोई भी चीज कहते हो तो मैं कभी मना नहीं करती, क्योंकि उन्होंने एज अ मेंटर आपको मेरे लिए चुना तो वो हमेशा रहेगा ही. आप मेरे मेंटर हमेशा रहेंगे. थैंक यू सो मच. लेट्स मेक इट सक्सेसफुल कि जो मेरी लर्निंग्स हुई है उसको हम ठीक से प्रैक्टिस करते हुए और आगे इसको
खुद प्रमाणित कर पाए। सो ठीक है, और कोई कुछ कहना चाहे सो वील कोई भी अपना कुछ शेयरिंग करना चाहे सो लेट्स ओपन। पवन भैया, शैलेंद्र भैया, शिल्पा गर्ग जी, विजय मित्तल भैया, any sharing at all, please let's do it, complete it today with everybody's gestures and learnings. नमस्ते भैया। तो अपना FB पेज लिंक शेयर कर दीजिए प्लीज। हाँ, वो नहीं मिल रहा है, मैंने सर्च किया। अच्छा हो गया, आपने सर्च भी कर लिया? आवाज नहीं आ रही। अच्छा, आपने सर्च कर लिया, ठीक है। तो सभी लोग अगर वो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे तो मैं वहां डाल दूंगी। मैं लिंक को आई विल पोस्ट इट इन द व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है, मैंने अपना ऑप्शन को लिख लिया। आई लाइक दिस वेरी मच, मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग रहा है और आई गो थ्रू मोर इन डिटेल्स नाउ। Thank you so much. That's what I can say right now. Thank you all for participating. ओके, ठीक है। एनीवन एल्स, कोई कुछ शेयर करना चाहता है? सेशन तो बहुत ही अच्छा रहा। और तो जब हम लोग तो एक घटना हमको याद आती है, वो शेयर करना चाहूंगा कि जैसे जब मैं बाबा जी के साथ रहता था तो बहुत बार मैंने भी मरीजों का जो पूजा वो लिखवाते थे, मैं लिखा हूँ। तो और कम से कम 15-20 बार तो हमने खुद अपने नारीगुण से लिखवाया। तो वो क्या करते थे कि जैसे नारी को पकड़ा तो शुरू में हल्का दबाते थे, फिर वो प्रेशर बढ़ाते थे। तो चूंकि उस समय मेरे को तो बेसिक कुछ पता नहीं था, तो हमें लगता था कि उनको पकड़ भी नहीं आ रहा है नारी, इसीलिए वो एडजस्ट कर रहे हैं ना, ज्यादा दबा रहे हैं कि वो नारी उनको। पर अभी सेशन में जब किया तो मुझे समझ आया कि वो पहले दोष को देखते हैं, फिर धातु को देखते हैं, फिर तंत्र को देखते हैं और उसके हिसाब से प्रेशर को एडजस्ट करते हैं। तो दो चीज मुझे समझ में आई। और फिर दूसरा ये भी था कि बड़ा मुझे आश्चर्य भी होता था कि वो बस नारी पकड़ी और बस 1 मिनट के बाद वो जिस रफ्तार से बोलते थे, कफ दोष, पित्त दोष, बात दोष, सावान बात, अति संवेगी, प्लीहा तंत्र विकार, और बहुत जल्दी। तो मुझे लगता था कि ये तो एक तरह का मतलब एक चमत्कार जैसे लगता था। तो वो चीज रही। और एक और बात जो सेशन में तुमने बार कम से कम लगता है 50-100 बार तो तुमने बोली होगी कि विश्वास, आप अपने ऊपर विश्वास रखिए और कैन डू एटीट्यूड की मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। दो चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि बाबा जी भी इस बात को बोलते थे कि स्वयं पे विश्वास, लक्ष्य पे विश्वास और लक्ष्य को पहुंचने की जो प्रक्रिया है उस पर विश्वास। तो इसमें तो वो होता ही है, तो वो मुझे बार बार याद ये सब विश्वास नहीं खेल है। सही बात है, बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल शेयरिंग, ब्यूटीफुल। ठीक है, तो आज के सेशन को कंप्लीट करते हुए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एंड वी विल मीट अगेन वेरी सून, आई थिंक नेक्स्ट मंथ इटसेल्फ। ठीक है, तो सभी को नमस्ते, फिर मिलेंगे वेरी सून। नमस्ते। नमस्ते। थैंक यू। नमस्ते।